हेलो एवरीवन, वेलकम टू द राइट प्लेस। जैसा कि हम सबको पता है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो चुका है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आगे की क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, आगे हमें क्या करना चाहिए, एंड इज इट अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस, एंड हाउ टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट इफ इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो सबसे पहली बात, यस, इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 3-4 महीने के लिए एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हो गया है, जुलाई में होगा जैसा कि हम सबको पता है। तो तब तक अगर किसी की मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं हुई थी, तो वो मेंस की प्रिपरेशन भी कर सकता है, और अगर किसी की प्री की प्रिपरेशन भी आधी अधूरी हुई है, तो वो प्री की प्रिपरेशन भी अपनी कंप्लीट कर सकता है। देन वो एग्ज़ाम में अपने अच्छे चांसेस रख सकता है पास होने के। सो वी विल सी कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। सबसे पहले वी विल सी कि कैसे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये राइट टाइम है टू मेक श्योर योर नेम अपीयर्स इन द फाइनल लिस्ट। क्या होता है ना कि बच्चे क्या करते हैं, तैयारी कर लेते हैं प्री की। अब प्री निकल जाता है, उन्हें नहीं पता होता कि मेंस के लिए पढ़ना क्या है, ना उनके पास मेंस के नोट्स होते, ना उनको आंसर राइटिंग आती, तो जिस वजह से वो मेंस में पास नहीं हो पाते हैं। ठीक है, हमें पता है कि प्री का पेपर बहुत ही ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होता जा रहा है। तो जब भी हमारा प्री निकल जाए, वी हैव टू मेक श्योर कि उसी साल हमारा मेंस भी निकले, अदरवाइज अगले साल प्री निकले ना निकले उसकी कोई गारंटी नहीं है। सेकंड, यू शुड प्रिपेयर फॉर द मेंस। जो भी हमें ये टाइम मिला है, इसमें जुलाई में एग्ज़ाम है, हम मान के चलते हैं, अपना प्लान बनाते हैं जून एंड तक का, तो जून एंड तक आपको मेंस का डेफिनेटली प्रिपेयर करना चाहिए। थर्ड, डोंट वरी इफ़ यू वर नॉट फुली प्रिपेयर्ड फॉर द प्री। हम सबको पता है कि डीप डाउन वी नो हमारी कितनी प्रिपरेशन थी प्री की और कितनी नहीं थी। दूसरों को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने अंदर सोचिए, अपने मन में सोचिए कि आपकी कितनी प्रिपरेशन थी। क्या जब 17 को पेपर होता और आप एग्ज़ाम में बैठते, क्या आपका क्लियर हो सकता था? क्या आपने सारे करंट अफेयर्स पढ़े थे? क्या आपने एनएफ मॉक टेस्ट लगाए थे? मे बी आंसर मे बी येस और नो, बट अगर आपका आंसर नहीं आता है तो डोंट वरी, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। बहुत सारे रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम प्रिपरेशन अपनी फुलफिल नहीं कर पाते। सबके रीजंस अलग हो सकते हैं, किसी का कुछ फैमिली रीज़न हो सकता है, किसी का पर्सनल रीज़न हो सकता है। देन डोंट वरी, अभी भी बहुत टाइम है। अगर आपने बिल्कुल भी प्री का प्रिपेयर नहीं करा था, तो अब भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। लेट्स गो अहेड नाउ। मैंने ये बताया कि अब इस जो टाइम है, हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है, इसमें हमें मेंस की तैयारी करनी चाहिए। पर कैसे, और मेंस की तैयारी करना क्या होता है? नाउ वी विल डिकोड द मेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी शुड नो अबाउट द सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल जीएस पेपर। जितने भी जीएस के पेपर होते हैं 1 2 3 4 5 6, उन सबके सब्जेक्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। सारे जीएस पेपर्स जितने भी होते हैं उनकी मार्किंग हमें पता होनी चाहिए, कितने नंबर का पेपर आता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और क्या सोर्सेज हैं कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जीएस के, वो हमें किस किस सोर्स से पढ़ने चाहिए, एंड द राइट वे टू अप्रोच देम, हमें किस तरीके से वो पढ़ना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये सब हमें पता होना चाहिए। तो जितना हमें ज़्यादा ये पता होगा, उतनी हमारे माइंड में क्लैरिटी होगी। सेकंड, इट इज़ ऑलवेज सेड दैट कि मेंस का पेपर तुम्हारा डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, यू वुड गेट अ इंटरव्यू कॉल, अगर तुम अपना पेपर कंप्लीट करके आते हो। क्या ये बात सच है? यस, फॉर श्योर, ये बात सच है। लेकिन ये कितनी सच है? हाउ मच इज इट ट्रू? ये बोला जाता है कि अगर आप अपना मेंस का पेपर पूरा कंप्लीट करके आ रहे हैं, सारे क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट लिख के आ रहे हैं, दैट वुड बी मोर देन इनफ कि आपकी इंटरव्यू कॉल आ जाए। पर इस पेपर कंप्लीट करने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई भी क्वेश्चन आया, आपको उसमें 125 वर्ड्स लिखने हैं मान लीजिए, तो आपने 1.5 पन्ने में कुछ भी लिख के आ गए, ऐसा नहीं होता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्री रिक्विजिट होता है जो आपको कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि आप डिमांड जो है क्वेश्चन की उसको मीट करें। यू शुड मीट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। अगर आपने क्वेश्चन में जो पूछा है वो नहीं बताया, देन योर पेपर वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल,
ये क्वेश्चन है, ये जीएस पेपर 2 का क्वेश्चन है, 2023 का ही। इसमें क्या पूछा है, हाउ डज द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया एकोमोडेट्स द डाइवर्स नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है इंडिया का, वो कैसे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स की नीड्स और एस्पिरेशन को अकोमोडेट करता है, ये पूछा है। ठीक है, सेकेंड लाइन में पूछा है, आर देयर एनी चैलेंजेस, इफ़ यस देन हाउ आर दे एड्रेस्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूपीएससी और पीसीएस में यही डिफरेंस है कि पीसीएस में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इतने डायरेक्ट होते हैं कि आपको सोचना ही नहीं है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, आपको वो सीधा सीधा लिख के देगा कि हमें ये चाहिए। बेसिकली अगर आप ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन में इन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर के पॉजिटिव और नेगेटिव पूछे हैं। यही पूछा है ना कि फेडरल स्ट्रक्चर कैसे अकोमोडेट करता है स्टेट्स को, ये दो चीज़ें, ये जो कि उसका पॉजिटिव पॉइंट है, एंड आर देयर एनी चैलेंजेस, ये उनके नेगेटिव पॉइंट्स, एंड हाउ डू यू एड्रेस देम, ये वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशंस हो गया। तो अगर यहीं पे यूपीएससी को क्वेश्चन बनाना होता तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन बनाता, वो ये नहीं लिखता और वो इससे आगे का भी नहीं लिखता, वो सिर्फ इतना लिखता, द फेडरल स्ट्रक्चर इन इंडिया अकोमोडेट्स द डाइवर्स नीड एंड एस्पिरेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, एंड देन ही वुड राइट कॉमेंट। अब इसमें आपको अपने आप लिखना होता कि फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ इट अकोमोडेट्स दीज टू थिंग्स। आपको अपने आप से सोचना होता कि इसमें कुछ चैलेंजेस भी होंगे, वो लिखने होते, फिर उन चैलेंजेस का आपको सॉल्यूशन लिखना होता, एंड यू वुड हैव टू गिव अ वे फॉरवर्ड। लेकिन पीसीएस ने क्या करा है, ये चीज़ें डायरेक्ट मांग ली हैं आपसे, हाउ चैलेंजेस लिखो, एड्रेस कैसे किया जा सकता है इन्हें ये लिखो। ठीक है, तो आपको इसमें अपना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया है, आपको ये 3 चीज़ें लिखनी है और आपके क्वेश्चन की डिमांड मीट हो जाएगी। लेकिन ये एग्जांपल मैंने इसलिए दिया है, मान लीजिए किसी क्वेश्चंस में ये चीज़ ना पूछी जाए, जैसे पीसीएस भी अपने आप को धीरे धीरे बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर रहा है, ये यूपीएससी के पैटर्न पे जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है आने वाले सालों में वो ये चीज़ कर दे, तब भी आपको यही चीज़ें लिखनी होंगी। तो ऐसे आपको क्वेश्चन के डिमांड को मीट करना है, और ये चीज़ आइडेंटिफाई कैसे करी जाए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, हमें इस क्वेश्चन में क्या लिखना चाहिए, ये आपको विद टाइम धीरे धीरे आ जाएगा, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग करेंगे। नाउ मेंस में थर्ड चीज़ है इम्पोर्टेंस ऑफ पीवाईक्यू एंड नोट्स। जो भी आपको बोलता है कि पीवाईक्यूज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, वो रिपीट नहीं होते हैं या उन्हें करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आप 50 मार्क्स लगा लीजिए मार्केट में आए हुए, तो दे आर डूइंग रॉन्ग विद यू, ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए, एंड दिस इज़ नॉट अ राइट वे टू अप्रोच द एग्ज़ाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरी नहीं है कि जो आपने पीवाईक्यू करे हैं वो रिपीट होंगे, एंड वी शुड नॉट डू देम कि वो रिपीट हो जाएं और हम उन्हें याद करके एज इट इज़ एग्ज़ाम में लिख के आ जाएं। पीवाईक्यू करने का मेन रीज़न होता है सबसे पहले समझना कि किस थीम पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है पीसीएस या यूपीएससी, कि कौन सी थीम है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम जो हमारा सिलेबस है उसकी और पीवाईक्यू की हेल्प से अपने आंसर्स बिल्ड करते हैं, अपनी नोट मेकिंग करते हैं, अपने डिफरेंट डायमेंशंस क्रिएट करते हैं, जो हमें एक होलसम प्रिपरेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, और प्रैक्टिस, ऑब्वियसली प्रैक्टिस तो हो ही रही है, तो हम पीवाईक्यू को एनालाइज करके पीवाईक्यू की हेल्प से नोट्स बनाते हैं जो हमारे रेडीमेड आंसर होते हैं टू रेप्लिकेट इन द एग्ज़ाम, रियल एग्ज़ाम। इस तरीके से हम पीवाईक्यू एनालाइज करते हैं। फोर्थ, अंडरस्टैंडिंग वर्सेस रट्टाफिकेशन। कई बार ये डाउट आता है कि इस एग्ज़ाम में हमें सिर्फ चीज़ें पढ़नी और समझनी ही होती हैं या हमें याद करना होता है, रट्टा लगाना होता है। देन द आंसर इज़ वी हैव टू डू द बोथ थिंग्स। वी हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। हम कॉन्सेप्ट्स को याद रट्टा नहीं लगा सकते, हमें समझना पड़ता है कि कौन सी चीज़ कैसी है, एंड वी हैव टू रट्टाफाई द फैक्ट्स। ये दोनों चीज़ें जब मिलेंगी तो बहुत ही एक होलसम सा
आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होगी, आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होगा और आप इजीली आंसर राइटिंग कर पाएंगे और कोई भी क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो यू हैव टू डू द बोथ द थिंग्स. अगर कोई आपसे बोले कि इसमें रट्टा नहीं करते हैं, ही इज सेइंग रॉन्ग. एंड अगर आपसे कोई बोले इसमें सिर्फ रट्टा करते हैं, ही इज़ ऑल्सो रॉन्ग. नाउ वी विल सी कि मेंस में कितने सब्जेक्ट्स होते हैं, वो कितने क्वेश्चंस के होते हैं, वो कितने नंबर होते हैं, ये सब देखते हैं हम. सबसे पहले इसमें एक ऐसे का पेपर होता है 150 मार्क्स का. एक इसमें हिंदी का पेपर होता है 150 मार्क्स का. फिर GS 1 2 3 4 5 6 होते हैं, जिसमें 5 और 6 होते हैं यूपी स्पेशल. और ये सारे 200 मार्क्स के होते हैं. तो टोटल जो आपका पेपर होता है वो होता है 1500 मार्क्स का. और 100 मार्क्स होते हैं इंटरव्यू के. तो टोटल आपकी 1600 में से मेरिट लगती है. ये आपका ओवरऑल है, ओवरव्यू है एक तरीके से इसका. उसके बाद जो आपके पेपर होते हैं उसमें 20 क्वेश्चन होते हैं एक एग्ज़ाम में, जिसमें से जो 10 क्वेश्चन होते हैं वो शॉर्ट आंसर्स होते हैं जो कि 8 मार्क्स के होते हैं और आपको 125 वर्ड्स में लिखने होते हैं. और जो बाकी के 10 क्वेश्चंस होते हैं वो 12 मार्क्स के होते हैं और 200 वर्ड्स में लिखने होते हैं. यही चीज़ यूपीएससी में क्या है कि 10 मार्क्स के होते हैं 10 क्वेश्चन और वो 150 वर्ड्स में लिखने होते हैं. और जो बाकी के 10 होते हैं वो 15 मार्क्स के होते हैं और वो आपको 250 वर्ड्स में लिखने होते हैं. ठीक है. नाउ अब जैसे हमें बचे हुए टाइम में अपने मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो हम सारा मेंस तो इन 2-3 महीने में नहीं कर सकते क्योंकि हमें प्री की भी तैयारी करनी है. तो वी हैव टू सेट आवर प्रायोरिटीज़. एंड आई हैव मेड दिस लिस्ट ऑफ प्रायोरिटी एरियाज जिस पे आपको फर्स्ट फोकस करना चाहिए. उसके बाद आपको दूसरी चीज़ों पे मूव ऑन करना चाहिए. तो सबसे पहले प्रायोरिटी वाइज देखें तो आपका आता है GS पेपर 5 एंड 6. क्यों? क्योंकि ये एक बहुत बड़ी वेटेज होल्ड करता है. ये आपकी मेरिट डिसाइड कर सकता है. ये एक नंबर ये आपका सिलेक्शन करवा सकता है और आपको लिस्ट से बाहर करवा सकता है. दोनों ही चीज़ें कर सकता है. और ये स्कोरिंग भी बहुत ज़्यादा है. इसके बाद हिंदी 150 नंबर का होता है. ये आपके एक तरीके से फ्री के मार्क्स हैं और ये आपको ले लेने चाहिए. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हिंदी के मार्क्स जुड़ रहे हैं मेरिट के लिए, लेकिन यूपीएससी में नहीं जुड़ते हैं, वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है. तो यहाँ पे आपका ये बेनिफिट है कि आप हिंदी में जितनी भी प्रिपरेशन करेंगे, इसको जितना भी टाइम देंगे, वो आपको फ्रूट भी देगा. इसके बाद ऐसे बहुत स्कोरिंग होता है. प्लस ज़्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसको अवॉइड करते हैं या कम टाइम देते हैं, विच इज़ अ रॉन्ग थिंग. आपको इस पर टाइम देना है. उसके बाद एथिक्स, ये बहुत ही फैक्चुअल है, डुएबल है और इंटरेस्टिंग भी है और ये बहुत ज़्यादा स्कोरिंग भी है. ये 4 चीज़ें कैन मेक यू इन द लिस्ट और कैन नॉट. इनके बाद वो GS के सिलेक्टेड सब्जेक्ट्स जो आप यूजुअली नहीं पढ़ते हैं, जो प्री में नहीं आते हैं, वो आपको कर लेने चाहिए. तो ये जो 2-3 महीने का टाइम है, आप अगर उनमें ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो आई एम गिविंग यू माई वर्ड, कोई आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकता. कौन से हैं वो GS के सब्जेक्ट्स जो हम नहीं पढ़ते हैं, जो हमें पढ़ लेने चाहिए इस टाइम पे? इंटरनल सिक्योरिटी, इससे प्री में भी आजकल बहुत क्वेश्चंस आने लगे हैं. एग्रीकल्चर, इसको तो हम एक सब्जेक्ट ही नहीं मानते, बट एग्रीकल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बड़ा वेटेज है. इसमें यूपी स्पेसिफिक भी, इसमें भी यूपी स्पेसिफिक, इन सब में यूपी स्पेसिफिक भी आपको पढ़ना है. डिज़ास्टर मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंडी टॉपिक है आजकल क्योंकि इतने नए नए डिज़ास्टर्स आ रहे हैं. फिर इंडियन सोसाइटी एंड सोशल इश्यूज़, ये भी आपका प्री में एक टॉपिक है. मतलब ये प्री में भी पूछा जाता है पर यूजुअली हम नहीं पढ़ते हैं, तो ये अवॉइड हो जाता है. इसके बाद गवर्नेंस. एक चीज़ और है कि इफ़ यू प्रिपेयर वेल इनफ फॉर मेंस, ये चीज़ आपको प्री में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी क्योंकि कई क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आप मेंस का पढ़ते टाइम उसको पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर आप प्री स्पेसिफिक पढ़ रहे हैं तो आप उन चीज़ों को नहीं पढ़ते या उनको अवॉइड कर देते हैं, जिस वजह से आपका वो MCQ छूट जाता है या तो ये गलत हो जाता है. ओके, नाउ देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एस्पिरेंट्स. एक तो वो जो सिर्फ PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एक वो जो UPSC और PCS का एग्ज़ाम दोनों दे रहे हैं. अब UPSC और PCS ये दोनों एग्ज़ाम टोटली डिफरेंट हैं. कैसे? ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल चीज़ें पूछता है, ये बहुत ज़्यादा डीप डाइव करवाता है आपको. थॉट प्रोसेस आपका इसमें बहुत ज़्यादा डीप चाहिए. इट मेक्स यू थिंक सो डीप कि आपको
बहुत सारे डायमेंशंस क्रिएट करने पड़ते हैं और बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है ये। और पीसीएस कंसेप्चुअल है नो डाउट, पर ये फैक्चुअल भी है। यू कैन नॉट डिनाई दैट कि ये फैक्चुअल नहीं है। ज़्यादातर सब्जेक्ट्स सेम हैं, स्टिल ये दोनों ही एग्ज़ाम्स अपने लिए एक डिफरेंट अप्रोच डिमांड करते हैं और इन दोनों के लिए ही अलग से बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये जितने भी डिफरेंट हो, येट दे आर डूएबल टुगेदर, दे कैन बी डन साइमल्टेनियसली। अब कैसे, वो हम आगे देखते हैं, और कैसे हमें इन्हें अप्रोच करना चाहिए फॉर द बोथ टाइप ऑफ एस्पिरेंट्स, वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी, आप 15 मार्च से पढ़ना शुरू करने वाले हैं, या आपने जितना भी अभी तक पढ़ा हुआ है उसको आप कंसोलिडेट 15 मार्च से करने वाले हैं, उसके लिए आप सीरीज 15 मार्च से होने वाले हैं। तो 15 मार्च से 25 मई तक ये उन एस्पिरेंट्स के लिए चीज़ है जो यूपीएससी भी दे रहे हैं। तो 15 मार्च से 25 मई तक, 26 मई को तो एग्ज़ाम है, इतने दिन तक 71 डेज आर लेफ्ट, जिसमें आपको यूपीएससी स्पेसिफिक प्री की भी तैयारी करनी है। तो आपके पास उनके लिए 71 डेज हैं। और जो सिर्फ पीसीएस दे रहे हैं उनके पास 15 मार्च से हमने 30 जून तक की डेट ली है, क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम है तो कभी भी हो सकता है। उसके लिए 107 दिन है। तो देखते हैं इन दोनों ही लोगों को अपने अपने किस तरीके से अप्रोच डेवलप करनी चाहिए। नाउ प्लान ए, इफ़ यू आर गिविंग यूपीएससी ऑल्सो, सो जो भी यूपीएससी भी दे रहे हैं पीसीएस के साथ, उनको यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस की तैयारी सिर्फ और सिर्फ अप्रैल एंड तक करनी चाहिए। उनको मई का पूरा महीना रखना चाहिए यूपीएससी स्पेसिफिक, जिसमें वो मॉक्स दे रहे हैं और रिवीजन कर रहे हैं। दैट्स इट, नथिंग एल्स, क्योंकि यूपीएससी का प्री भी बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो अप्रॉक्स 45 डेज आर लेफ्ट फॉर दैट। तो आपको क्या करना है, आपको अपना दिन 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले पार्ट में आपको क्या करना है, आपको जीएस के टॉपिक्स पढ़ने हैं, आपको जीएस सब्जेक्ट पढ़ना है। मान लीजिए आपका मॉडर्न हिस्ट्री बचा है, तो सिट एंड कंप्लीट इट। आपका मान लीजिए ज्योग्राफी बचा है, तो आप ज्योग्राफी कंप्लीट कीजिए। आपका मान लीजिए एंशिएंट हिस्ट्री बचा है, आप वो कंप्लीट कीजिए। मतलब आपको दिन में एक टाइम, एक स्लॉट पूरा जीएस के लिए रखना है, जिसमें आप सिर्फ जीएस पढ़ेंगे। एक टाइम आपको रखना है पीसीएस मेंस के लिए, जिसमें क्या करना है, कैसे करना है, वो आई विल टेल यू। पर आपको एक टाइम डेडिकेटेडली अपना पीसीएस मेंस के लिए रखना है, जिसमें आप पीसीएस की मेंस की तैयारी करेंगे। फिर आपको एक स्लॉट अपना मेंटेन रखना है करंट अफेयर्स के लिए, जो कि आपको दोनों में हेल्प करेगा। ठीक है, तो लेट्स से आपने 4 घंटे जीएस के लिए रख लिए, 4 घंटे पीसीएस मेंस के लिए रख लिए, और 2 से 3 घंटे आपने करंट अफेयर्स के लिए रख लिए। तो आपको दिन में कम से कम 10 आवर की स्टडी करनी पड़ेगी, और आप इजीली दोनों पेपर निकाल ले जाएंगे, जिसके लिए हम पीसीएस की तो मेरिट में आने के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने यूपीएससी के मेंस की ऑलरेडी कुछ ना कुछ तैयारी करी होगी, तभी आप उसके प्री की अब तैयारी कर रहे हैं। तो जीएस के लिए हमें क्या टारगेट रखना है, जो ये बच्चे यूपीएससी दे रहे हैं उनके लिए, कि उनको मिड अप्रैल तक, यानी 15 अप्रैल तक अपने सारे जीएस सब्जेक्ट्स की एक रीडिंग कंप्लीट कर लेनी है। यूपीएससी और पीसीएस दोनों के पर्सपेक्टिव से एक रीडिंग आपको कंप्लीट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप यूपीएससी के लिए रिवीजन शुरू करना और पीसीएस के लिए घटना चक्र लगानी शुरू करना। ठीक है, पीसीएस मेंस के लिए मैंने जो प्रायोरिटी बताई थी पीछे, उसी बेसिस पे आपके लिए टारगेट सेट किए हैं कि आप जीएस 5 और 6 की एक रीडिंग, उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना, उसकी रीडिंग करना, प्लस अपने खुद के हैंडमेड नोट्स। अगर आप ये कर लेंगे, इसमें यू हैव 45 डेज इन योर हैंड, इसमें ज़्यादा भी नहीं, 30 डेज लग जाएंगे आपके। ठीक है, तो आप इसकी फर्स्ट रीडिंग और नोट्स कर लेंगे। ट्रस्ट मी, ये चीज़ आपको इतनी हेल्प करेगी कि यू विल नॉट बिलीव वॉट यू हैव डन। सेकेंड, आपको अपनी हिंदी तैयार करनी है। हिंदी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेगी, इट विल टेक मोर और लेस लाइक अ वीक। इसमें आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी पड़ेगी, चीज़ें रिवाइज ज़्यादा करनी पड़ेंगी, इसमें आपको मगअप करनी पड़ेंगी चीज़ें बहुत सारी, इसमें आपको रट्टाफिकेशन करना पड़ेगा, बहुत सारे विलोम शब्द जो भी आते हैं, ठीक है, पर्यायवाची हो गए, बहुत सारी चीज़ें आती हैं आपको इसमें, लोकोक्ति हो गई, वो सब याद करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको एसेज लिखने हैं। एसेज में आपको क्या करना है कि जितने भी PYQs हैं उनके आए हुए थीम और टॉपिक्स पे अपना एक
ऐसे का फ्रेम तैयार कर लीजिएगा हर टॉपिक के लिए। वो आप हफ्ते में 2 भी करेंगे तो चल जाएगा। वीकेंड्स पे टाइम निकाल के आप ऐसे लिख लेना। और एथिक्स में आई विल टेल यू कि क्या करना है, कैसे करना है, पर अगर आपको खुद समझ आता है तो एथिक्स भी आपको कर लेना है। ये फैक्चुअल है, इसमें आपको सारी डेफिनेशंस याद कर लेनी है और एक टेबल बना लेनी है। उसमें आपको डेफिनेशंस, उसके आगे जो भी आपके कोट्स होंगे, एग्जांपल्स होंगे, वो लिख लेना है। ठीक है। नाउ वील कम टू करंट अफेयर। करंट अफेयर्स को आप दिन में 2 से 3 घंटे दीजिएगा, जिसमें आपको क्या करना है, पिछले 1 साल के आपको करंट अफेयर्स तैयार करने हैं। ठीक है। जिसमें आपको मंथली तो तैयार करने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी कंपाइलेशन ले सकते हैं किसी भी कोचिंग का। आपको मंथली तो तैयार करना ही करना है। इट विल हेल्प यू इन मेंस, क्योंकि जो ईएलडी कंपाइलेशंस आते हैं वो आपको सिर्फ प्री में हेल्प करते हैं, मेंस में नहीं करते हैं। एंड यू नो, सिर्फ प्री क्लियर करके कुछ नहीं हो रहा। और आप मंथली करेंगे तो आपके जो ईएलडी हैं वो एनी हाउ हो ही जाएंगे, क्योंकि उसी में से वो चीज़ निकाल के कंपाइलेशंस में डाली जाती है। तो मंथली कर लेना कवर, और मंथली के साथ साथ जो ईयरली आती है आई दृष्टि की, पीसीएस स्पेसिफिक, ये वो कर लेना। अगर आपने ये 2 चीज़ कर ली, यू आर डन विद योर करंट अफेयर्स। आपको कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो करंट अफेयर्स से आप ना कर पाएँ। ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जो यूपीएससी दे रहे हैं। आपको अपना दिन डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में, इस तरीके से। उसके बाद अगर आप सिर्फ पीसीएस दे रहे हैं तो आपके पास थोड़ा ज़्यादा टाइम होगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको भी अपना दिन 3 पार्ट्स में ही डिवाइड करना है। सबसे पहले आपको एक स्लॉट रखना है पूरा जीएस और घटना चक्र के लिए। आपको अपने जितने भी बचे हुए जीएस के सब्जेक्ट्स हैं वो कंप्लीट करने हैं और उनकी घटना चक्र लगानी है। लाइक अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं, आपने आज 4 चैप्टर पढ़े, तो उन 4 चैप्टरों की तुरंत घटना चक्र लगा लो, वेट मत करो। ठीक है। उसके बाद आपको पीसीएस मेंस की तैयारी करनी है, उसी तरीके से जो मैंने पीछे बताई। उसके बाद आपको क्या करना है, जो यूपीएससी दे रहे हैं उन लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, पर आपके पास है, तो आपको एक्स्ट्रा क्या करना है, आंसर राइटिंग। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन ऑल योर प्रिपरेशन। अगर आप आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं, इट डजेंट मेक सेंस। ठीक है। नाउ हाउ योर वीक शुड लुक लाइक। आपको पूरे हफ्ते में क्या करना है। सो मंडे से फ्राइडे जो वीक डेज हैं, इसमें आप जो अपने मोटे मोटे 3 टारगेट्स सेट करें, आपने अपने दिन को 3 चीज़ों में डिवाइड किया है, आपको वो चीज़ कंप्लीट करनी है। आपको जीएस करनी है, आपको पीसीएस मेंस की तैयारी करनी है, और आपको करंट अफेयर करने हैं। पूरे हफ्ते सेम रूटीन फॉलो करना है फ्राइडे तक। ठीक है। ये 3 चीज़ करनी है, और 10 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है दिन में। जस्ट थिंक योर सेल्फ कि आप भी कोई जॉब कर रहे हैं 9 to 5 वाली, 8-9 घंटे आपको जॉब करनी ही करनी है। आप अपने काउंटर पार्ट, जो आपके फ्रेंड्स हैं, सर्कल में लोग हैं जो जॉब कर रहे होंगे प्राइवेट, उनके बारे में सोचिए, और उनके जितनी तो मेहनत एटलीस्ट कर ही लीजिए। ठीक है। ये आपको करना ही करना है। उसके बाद सैटरडे में आप क्या करिए कि रिवीजन करिए जीएस का। जो भी आपने पूरे हफ्ते जीएस वाले पोर्शन में चीज़ पढ़ी है ना, उसका रिवीजन कीजिए। आपको लगेगा कि ये चीज़ आपका टाइम वेस्ट कर रही है, पर नहीं कर रही, क्योंकि जो आप पूरे हफ्ते पढ़ेंगे और यहाँ पे आपने जीएस का उसका एक दिन बैठ के रिवीजन कर लेंगे, वो एक तो जल्दी हो जाएगा, और उसको बोलते हैं स्पेस्ड रिवीजन। वो आपकी मेमोरी में और ज़्यादा अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है। आप उसको नहीं भूलेंगे। अगर उसमें से क्वेश्चन आता है तो आप उसको गलत नहीं करके आएंगे, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, नेगेटिव मार्किंग कम होगी। दूसरा, सैटरडे में बैठ के एटलीस्ट 2 ऐसे लिख लीजिए। कोई बड़ी बात नहीं है, 2 ऐसे बहुत ज़्यादा नहीं होते। अगर आप 4 घंटे रिवीजन को भी दे देंगे तो मैक्सिमम 2 से 3 घंटे में आप एक ऐसे लिख लेंगे। ठीक है। उसके बाद आया संडे। संडे को सपोज़ आपने यहाँ पे जीएस में मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, यू हैव कंप्लीटेड मॉडर्न हिस्ट्री टिल द एंड ऑफ फ्राइडे। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, उस मॉडर्न हिस्ट्री का सैटरडे को रिवीजन करेंगे। ये और पक्का हो गया। उसके बाद संडे को मॉडर्न हिस्ट्री के ही 2 सेक्शनल टेस्ट दे देंगे। इसका रिवीजन और ज़्यादा हो गया, ये और चीज़ पक्की हो गई। यू आर डन विद योर मॉडर्न हिस्ट्री नाउ।
आपने एक ही हफ्ते में 3 बार मॉडर्न हिस्ट्री कर ली। जस्ट इमेजिन कितना ज़्यादा आपका रिपीटेड रिवीजन हो गया है। तो संडे में आप 2 मॉक्स लगाइए, सेक्शनल लगाइए। जो भी आप जीएस का सब्जेक्ट कर रहे हैं उस हफ्ते में या तो उसका लगा लीजिए या आपको जिसका लगाने की नीड फील हो रही है उसका लगा लीजिए। एंड माई सजेशन टू यू इज़, क्योंकि आपने पूरे हफ्ते में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, अगर आपने ये टारगेट पूरे अपने फुलफ़िल करे हैं, दिस इज़ नॉट एन ईजी टास्क। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप ये मिनिमम 10 घंटे की पढ़ाई डेली कर पा रहे हैं, फ्राइडे तक, सैटरडे को ये 2 चीज़ कर पा रहे हैं, यू शुड पैट ऑन योर बैक एंड ट्रीट योर सेल्फ। टेक हाफ डे ऑफ ऑन संडे एंड आई सजेस्ट गो आउट। आप जाएंगे बाहर, एक नया एनवायरनमेंट मिलेगा, थोड़ा रियलिटी चेक मिलेगा, थोड़ी फ्रेश एयर मिलेगी, यू विल गेट अ न्यू पर्सपेक्टिव एंड यू विल गेट एनर्जाइज फॉर द नेक्स्ट वीक। नाउ if you have come to the end of this video with me, then more power to you. You are ahead of many students because हमें जैसा पता है कि आजकल बच्चों का बहुत ही कम हो गया है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन जो उनका साइकिल है या टाइम है वो, क्योंकि इतना हम रील स्क्रॉल करते हैं, इतना इंस्टाग्राम चलाते हैं, हम नहीं देख सकते 30 सेकेंड 1 मिनट से ज़्यादा की वीडियो। अगर आप यहाँ तक आए हैं, मोर पावर टू यू, मे यू गेट सक्सेसफुल and just follow the path and you will get this. Now what are the upcoming videos? First of all, जैसा मैंने आपको बताया कि हमें मेंस प्रिपेयर करना है, तो आई विल कम अप विद डिटेल्ड जीएस के 1 से 6 तक की सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटजी कि आपको, आई विल टेल यू जीएस सब्जेक्ट्स में मेंस के लिए आपको क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, उसके नोट्स कैसे बनाने हैं और आंसर्स कैसे लिखने हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपकी आई विल सॉर्ट इट आउट। आई विल गिव यू अ डिटेल्ड स्ट्रेटजी। उसके बाद आई विल टेल यू हाउ टू एनालाइज PYQs। हर कोई बोलता है कि PYQ से पेपर बनता है, PYQs एनालाइज करो, PYQs के बिना तुम नहीं अटेम्प्ट कर सकते हो, बट वी डोंट नो कि उन्हें एनालाइज कैसे करना है। तो आई विल टेल यू दैट। उसके बाद आई विल टेल यू हाउ टू मेक इफ़ेक्टिव नोट्स। आपके हाथ में आपके हैंड रिटन नोट्स होने ही चाहिए, क्योंकि एक दिन में 2 पेपर होंगे। मान लो GS1 और GS2 एक दिन में हो रहा है, आपको बीच में 3 घंटे का या 2 घंटे का गैप मिलेगा। आपके पास खुद के बने नोट्स होने चाहिए कि आप GS2 का सारा पेपर उन 2 घंटे में रिवाइज कर लो, तभी वो आपकी मेमोरी ब्रशअप हो पाएगी और आप आंसर्स लिख पाएंगे। ठीक है, तो आई विल मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू मेक नोट्स एंड हाउ टू डू आंसर राइटिंग। ये दोनों चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं, तो इनकी एक ही वीडियो आएगी। ठीक है, अगर आपके कोई डाउट्स हैं, कोई क्वेश्चन है, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड थैंक यू।